So hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform Progressive Education where we build progress every day. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं या इफ़ आप लोग नहीं जानते, इफ़ आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं, सो मैंने एक ऐसा अमेजिंग एंड अल्टीमेट क्रैश कोर्स बिल्ड किया है जिसमें मैं आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस यानी कि 13 के 13 चैप्टर्स को एक महीने में कंप्लीट कराऊंगी। मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था December 1 को और ये चैलेंज एंड होगा 31 December को। ठीक है, सो वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए थे डे 1 से, लेट मी टेल यू, आज हमारा डे 5 ऑफ 31 डेज चैलेंज हो चुका है और अब 5 कदम करीब जा चुके हैं अपनी सक्सेस के। साइंस को समझ के पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पूरी की पूरी थियोरी आपको एक्सप्लेन करूं, क्रैश कोर्स के नाम पे मैं कुछ भी चीज़ लीव नहीं करूं, तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। ठीक है, आज के अगर वीडियो की बात मैं करूँ तो मैंने लाइट का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट लाया है। मैंने जब ये जैसे December 1 से मैंने ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो हमारे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और लाइट का जो है पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ये भी डन है। सिर्फ लास्ट ये बचता है हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जिसे मैं आज पूरा कर दूंगी। कल मेरा आएगा एनसीईआरटी विथ मी सेशन, जिसमें तीनों चैप्टर जो आपने पढ़े हैं उसकी मैं एनसीईआरटी कराऊंगी। डोंट वरी, ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। क्या फ़ायदा रहेगा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने से? मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कुछ वीडियोस बनाना चाहती हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से कराऊँ, प्लस जिन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं वैसे भी कराऊँ। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपको एनसीईआरटी की पूरी नॉलेज हो, बिकॉज आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको थियोरी को डिटेल में समझना पड़ेगा और उस थियोरी को डिटेल में समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को 10 बच्चों को आपको फॉरवर्ड करना है, प्लस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना है ताकि मैं और अपनी मतलब हमारी जो फैमिली है वो बढ़ पाए और मैं जल्द से जल्द आपका लाइव लेक्चर ले पाऊँ। आई पर्सनली डोंट थिंक एनी वैल्यूएबल live lecture to be given by me just for 12 subscribers, just for 13 subscribers. If I am getting 40 views a day, why am I not getting 40 subscribers a day? आप तो बस सूखा मावा खाने आ जाते हो और फिर सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो। मैंने आपसे क्या कहा था, यू आर सपोज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर। अगर आप डे 1 को ज्वाइन कर रहे हो, डे 5 को छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज अ ब्यूटिफुल स्टूडेंट एंड विदाउट एनी फर्दर डिले मैं चाहती हूँ कि आज का भी सेशन उतना ही कमाल का हो जितना कल का था। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सबका आपका जो है सब्सक्रिप्शन का छोड़ के और आप मेरे चैनल के बारे में छोड़ के, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू गाइस कि जाके पहले इस लाइट चैप्टर का वीडियो 1 देखो जो मिरर के बारे में है। इवन इफ आपको मिरर के बारे में पता है, मैंने वहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस करवाए हैं आपके लिए जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी चीज़, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो मैंने डिटेल में आपको साइन कन्वेंशन कराया था। जो आपका जो लेंस है ना, उसे समझना मिरर से थोड़ा सा कठिन है। तो जब आपके दिमाग में मिरर के केसेस छप जाते हैं, जब आपको ये पता होता है कि कौन सा मिरर कब कैसी इमेज बनाता है, जब आपको ये पता होता है कि साइन कन्वेंशन मिरर का कैसा होता है, तो लेंस का समझना कंपैरेटिवली आसान होता है। प्लस अनदर थिंग इज़ दैट मैं साइन कन्वेंशन को जितना मैंने कल समय दिया था, मैं आज उतना नहीं दे पाऊंगी, जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई लेक्चर्स टू बी वेरी लेंथी। एक कंसाइज पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपका बहुत सारा पार्ट कवर करवाना चाहती हूँ, तो दिस इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट। आप जाके पहले डे 4 जो चैलेंज था हमारा उसका वीडियो देखो, यानी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखो। भले ही 2x की स्पीड में देख लेना, बट वो समझने के बाद ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन टुडे। ओके, सो आज जो मेरे साथ डे 1 से जुड़े हैं, डे 5 हमारा आउट ऑफ 31 डे चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी टू। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी टू, ये मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगी। पहले आपकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेट्स गेट टू दैट। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी रिफ्रैक्शन का। जैसे कल मैंने आपको एक बेस बनाया था कि पहले हमने ये पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको डिटेल में आगे लेके गई थी। उसी तरीके से आज मैं पहले आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास स्लैब पढ़ेंगे जिसका मैं आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट दूंगी।
ठीक है, क्या ये ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये PYQ में बहुत बार पूछा जाता है कि आप प्रूव करो कि जो लाइन है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है, उसे पैरेलल आपको प्रूव करना होता है। तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट चाहिए होगा, जो आपको सिर्फ यहाँ से मिलेगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हम लोग इसको ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज मैंने क्या किया है, कल क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन करा दिया था, तो मैंने आज जो स्लाइड्स है उसमें साइन कन्वेंशन का कम रखा है। दिस इज द रीजन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कल का वीडियो जाके पहले साइन कन्वेंशन सीख के आओ, ठीक है। बट आज जो है मेरा मेन फोकस रहेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे उसके रिप्रेजेंटेशन में ही मर जाते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और फिर लास्ट में हम लोग PYQs करेंगे प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं इस पर्टिकुलर पार्ट का, जो कि जिसे आप प्यार से या फिर गुस्से से या फिर नाराज़गी से, प्यार उन बच्चों के लिए जिनको साइंस अच्छा लगता है, और नाराज़गी या फिर बोरिंग उन बच्चों के लिए जिनको साइंस अच्छा नहीं लगता है, एंड दे आर स्टडिंग इट जस्ट टू गेन मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो अगर आप ना मुझसे पढ़ोगे तो मैं इतना बता दूं कि मैं कम से कम कोशिश करूंगी कि आपका जो साइंस का है वो डर आपसे मैं निकाल दूं। बाकी तो सब आपके हार्डवर्क पे ही डिपेंड करता है। कहीं से भी पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, जस्ट बी लॉयल टू योर टीचर। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको कोई भी टीचर देता है आप उसे फॉलो करो, किसी भी चैनल से। आई एम नॉट टॉकिंग इन एनी पर्टिकुलर सेंस, आई जस्ट वॉन्ट कि आपका ग्रोथ हो, बिकॉज जब 10th की मार्कशीट आएगी ना, तब यू विल बी द पर्सन जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है जब मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझसे भी ज़्यादा हैं। सो आई विल डेफिनेटली प्रे टू गॉड कि आपके मार्क्स मुझसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। कल जो मैंने आपको बताया था ना कि लाइट ट्रैवलिंग टू अ स्ट्रेट पाथ, तब हम ओपेक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। आपकी थर्ड फोर्थ स्लाइड में ही ये आ गया था कि रेड ऑब्जेक्ट था, उसका कलर रेड क्यों है, ब्लैक का कलर ब्लैक क्यों है, और वाइट का कलर वाइट, क्या रीज़न क्या है। तब हमने ना ओपैक ऑब्जेक्ट लिया था जो लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट बैक कराता है और उसके थ्रू पास नहीं करने देता। आज हम लोग ना ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। What happens when light enters from one transparent medium to another? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते से लाइट के साथ क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। डज इट स्टिल मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ? क्या वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही पार्ट लेती है या फिर वो अपना डायरेक्शन बदल देती है? क्या लाइट के साथ अब ऐसा हो गया है कि उसने भी आपकी तरफ वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए? लेट्स सी क्या होता है। द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ अ पॉन्ड containing water appears to be raised. ठीक है, सिमिलरली when thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through glass slab. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे लर्न करके जा सकते हो। अगर आपको रिफ्रैक्शन की ना डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो आप क्या करना कि उस डेफिनेशन के साथ इन एग्जाम्पल्स को लिख के आ जाना। इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि आप पानी के अंदर जब पेंसिल को रखते हो तो जो पेंसिल है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, बट जब आप पेंसिल को बाहर निकालते हो तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। वो क्यों होता है ये भी हम लोग आज जानेंगे। प्लस एक और चीज़ है कि पानी के अंदर ना, जैसे आपने एक कॉइन को रखा तो वो जो कॉइन है वो आपको स्लाइटली रेज्ड दिखता है, उसका क्या रीज़न है? ये भी रिफ्रैक्शन है। ओके, लेट्स सी। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि दूर से आपको ये दिखता नहीं है, जो मेरी हैंड राइटिंग है या जिस मैं लेके जो आई हूँ स्लाइड्स आपके लिए, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। ना दिखने का एक कारण तो ये हो सकता है आप आंख बंद करके लेक्चर देखते हो, कि आपको मेरी आवाज़ ही इतनी अच्छी लगती है कि यू जस्ट कम टू हियर माई वॉइस, ठीक है। क्योंकि मेरे घर पे तो किसी को मेरी आवाज़ नहीं पसंद है, हर कोई मुझे बस चुप कराने की ही मेहनत करता है। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो आवाज़ भी सुन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाई चांस अगर आपको नहीं दिख रहा है, पहली बात तो ये कोई करेक्टिव लेंस चेक करा लो। दूसरी बात ये कि आंखें खुली रख के लेक्चर देखो। तीसरी बात ये, लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन से आप देख रहे हो, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस पे रख सकते हो, इतना नहीं, इतना डिस्टेंस पे तो रख ही सकते हो, ठीक है। ओके, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट पढ़ देती हूँ आपके लिए। हैव यू एवर सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर?
इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, जब मैं पानी भरती हूँ, मान लो मैंने आधा ग्लास भरा पानी का, तो जब मैं ना पेंसिल उसमें रखूंगी, मान लो कि ये मेरा ग्लास है या फिर ग्लास का टम्बलर है, मैंने यहाँ तक इसका पानी भर दिया, जब मैं इसके अंदर पेंसिल को रखूंगी ना, तो यहाँ से मान लो ऐसे दिख रही है, तो यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड दिखेगी। कर्व तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा लगेगा कि पेंसिल मुड़ गई है। ओके, सो ये भी जो है, ये फिनोमिनन भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्यों होता है ये आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल देखो, ऐसा दिखता है, आई एम सो ग्रेट, मैं आपके लिए ये लेकर भी आई हूँ। कभी कभी मैं इतना अच्छा काम करती हूँ ना कि मुझे खुद पे ऐसा लगता है, वाओ, शी इज जस्ट अमेजिंग। Let us consider case of apparent displacement of pencil partly immersed in water। ये आपको बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। The light reaching from the portion of pencil inside the water seems to come from different direction। जब आप ऐसा देखते हो ना, जब पानी के अंदर जो पेंसिल है उसे जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो ऐसा लगता है कि वो अलग डायरेक्शन से आपकी तरफ आ रही है, और जो एयर में जो पेंसिल का जो पार्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि वो अलग डायरेक्शन से आ रहा है। दिस मेक्स पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है आपका पानी और एयर का, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है। For similar reasons, the letter appear to be raised when seen through glass slab। यही reasons है, आगे जो मैंने आपको examples बताए उसके भी। क्या reason है? Ultimate reason है आपका refraction। क्या observations मिलते हैं मैम मुझे इससे? Observation मुझे ये मिलता है, dear students, light seem to change its direction when we change the medium। कल हमने ऑब्जर्वेशन में ये पढ़ा था कि लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है उतना इंटरफेस चेंज करने पे वो जो है ऐसा लग रहा है कि अपनी डायरेक्शन भी बदल रही है। ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली मतलब साइड से, अगर वो नॉर्मल पे अगर आती है, ये मैं आपको आगे सिखाती हूँ, चलो। ऑब्लिकली मतलब साइड से वो आ रही है, सीधी नहीं गिर रही है, साइड से इंसिडेंट रे आ रही है। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड द सेकेंड मीडियम चेंजेस। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है आपकी डेफिनेशन। 2 मार्कर में जब कोई पूछा जाता है ना क्वेश्चन, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एग्जाम्पल्स लिखो, तो आप लिख के आया करो। ऐसा मत बोला करो कि बोला नहीं था, खाली डेफिनेशन पूछी थी। एग्जाम्पल लिखना होता है, साथ में वो हिडन होता है। ओके, इसको कहते हैं ऑब्लिकली आना लाइट का। अगर ये मेरा मान लो कि सरफेस है और अगर लाइट सीधी आ रही है, क्या कल हमने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। तो मान लो कि अगर लाइट नॉर्मली गिर रही है, तो थीटा तो 0 हो गया ना। क्या होता है थीटा आई क्या होता है मेरा, कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल ही हो जाएगी तो आपका जो थीटा है वो तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने बताया है कि लाइट जो है वो साइड से आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है। ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। ये मेरा थीटा आई हो गया कल की तरह। थीटा आई मेरा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये एंगल ध्यान से देखो, ये एंगल जो मेरा है ये थीटा आर है। थीटा आर मेरा क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कल जैसे हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे, आज भी वही बोलेंगे। वो एंगल जिससे लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस एंगल को कल हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते थे, आज रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो लाल लाल मैंने बिंदु बनाए हैं, ये शो करता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका मीडियम है वो ज्यादा
एक सेकेंड, मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी जगह कर देती हूँ, इस चीज़ को पीछे लिख लेंगे। अरे यार वेट, चलो ठीक है, मिटा देती हूँ इसको, मैं पीछे लिख दूंगी सच दैट आपकी जगह रह जाए, ठीक है। ओके, सो मैं आपको क्या कह रही थी कि ये जो आपका, मान लो ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2, यहाँ पे ये है आपका मीडियम 1, ये है मीडियम 2। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की। डोंट वरी, ऑप्टिकल डेंसिटी मैं आपको आगे सिखाऊंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। शायद से नेक्स्ट टॉपिक ही वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये नॉर्मल डेंसिटी की तरह नहीं होती है, कैसे अलग होती है मैं आपको आगे बताऊंगी, पूरा वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। कैसे ऑप्टिकल डेंसिटी, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, अगर मैं 1 की बात करूं और 2 की बात करूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी मेरी फर्स्ट केस में मीडियम 2 की ज़्यादा है मीडियम 1 से, और सेकंड केस में मीडियम 1 की ज़्यादा है मीडियम 2 से। ध्यान से देखो यहाँ पर एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर ये लाइट यहाँ पे इस तरीके से सीधी जाती तब मेरा एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल आता। यहाँ पे अगर ये ऐसे सीधी जाती तब मेरा वैसे आता, लेकिन लाइट अपनी जो पाथ है उसे चेंज कर रही है। क्या कर रही है? ध्यान से देखो, ये मेरी नॉर्मल है, जब मेरा मीडियम 2 डेंसर है, जब फर्स्ट केस में मेरा मीडियम 2 डेंसर था, कैसा डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर था, तब मैंने ये देखा कि जो रे है वो मुड़ रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के वो करीब जा रही है। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी बताऊंगी, और ऐसे बताऊंगी ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम, सेकेंड मीडियम की अगर मैं आपको बात करूं तो उसमें क्या है, जो मेरा फर्स्ट मीडियम है, सॉरी फर्स्ट जो मीडियम है वो मेरा डेंसर है, और रे जो है अवे जा रही है नॉर्मल से। ये मैंने जो आपने डायग्राम बनाया था मैम, उससे मैंने ऑब्जर्वेशन निकाल दिए। हमेशा हम हर चीज़ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स के बेस पे बात करते हैं। ये आपका सेकेंड केस, ठीक है। तो क्या मैं इससे आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि जब रेरर टू डेंसर मेरी लाइट ट्रैवल करती है तो उसका जो है जो लाइट होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब मेरी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में शिफ्ट हो जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। दिस इज सर्टेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। अब मैं आपको एक अलग सा डायग्राम बना के दिखाना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बेस है, यानी कि इंटरफेस है दोनों के बीच का, मैं आपको बेसिकली नोमेनक्लेचर करके दिखाना चाहती हूँ। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम अंटिल मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बना दूँ। जस्ट वेट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, डोंट वरी। आज का भी लेक्चर उतना ही कंसाइज आएगा जितना कि कल का था। कल का लेक्चर बहुत अमेजिंग था, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया। जो लोग इफ़ सम हाउ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, डू दैट कि आप वहाँ जाके ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लेक्चर था। आई पर्सनली लाइक इट, फिर आपकी जैसी इच्छा। ओके, ये मेरा मान लो डेंसर मीडियम है। मैंने ये स्लाइड क्यों बनाई है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको ना रिप्रेजेंटेशन पहले सिखा देना चाहती हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स।
रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मेरी रे है ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये जो मेरी रे है ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है मेरा इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रीजन इज कि आपकी जो रे है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि कल था, नॉर्मल को n से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं I से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर दूं। ये है मेरा थीटा I, ये है मेरा थीटा R। एक और चीज़ रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है। अभी इतना याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वक्त, और इसमें चीज़ मैं ऐड करती जाऊंगी। आई होप सो इतना क्लियर है। ये केस मैंने बता दिए, 2 केसेस के थ्रू आपको, थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ना हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से देखेंगे कि आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लोग देखेंगे कि आपका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। मैं आपको इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देने वाली हूँ, तो आप पूरा जो है अच्छे से समझना, ध्यान देके पूरा का पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। These are the following laws of refraction. Incident ray, refracted ray and normal to the interface to two transparent media at the point of incidence all lie in same plane. कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, प्लेन शिफ्ट नहीं हो जाते। 2D में अगर कोई लाई कर रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे भी 2D में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो z एक्सिस में चली जाएगी, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब इनका मैं रेशियो लेती हूँ तो वो कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट बहुत बड़ी बात है और यही कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आगे सिखाऊंगी, ध्यान से अभी ये वाला पॉइंट समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। आपको डायरेक्टली 2 मार्कर या 1 मार्कर में बोलेंगे व्हाट इज स्नेल्स लॉ, या फिर आपको 2 मार्कर में पूछ लेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताओ। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कहीं पर भी भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे 2 इंटरफेस बन रहे हैं। ये मेरा इंटरफेस फर्स्ट, ठीक है, ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है और ये मेरा वापस से मीडियम 1 है। तो मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन तीनों बार चेंज करेगी, ठीक है। कैसे करेगी वो हम लोग देखेंगे। क्या पता है हमें, रेयर टू डेंसर जाने पे वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है और डेंसर टू रेयर जाने में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। दूसरा इंटरफेस आपका ये है, तो मतलब यहां से 2 बार लाइट अपनी जगह बदलेगी। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो क्या मैं इसको A, B, C, D ऐसा बोल सकती हूँ? ऑब्वियसली बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती। यहां पे देखो, जो भी मैं बोलती जाऊंगी लिखती जाऊंगी साथ साथ में, पूरा ध्यान स्क्रीन पे। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं इसके लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स M2 बाई M1। चलो ऐसा करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। मैं आपको थोड़ा अपनी तरीके से पढ़ाती हूँ। क्या करती हूँ, मैं आपको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखा देती हूँ, जिससे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट यूं आसानी से हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। यही लाइन आपका पूरा का पूरा जो मैं अभी लिखने जा रही थी वो डिफाइन कर देता है। मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा अपने तरीके से लिखूं
थोड़ा सा डिफाइनिंग वे में लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, म्यू से या फिर एन से। ठीक है, पहले रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं, चलो आओ। रिप्रेजेंटेशन, सी क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट। ये कितना होता है मेरा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये डिफर करती है हर एक मीडियम में। रेयर मीडियम की स्पीड ज्यादा होती है डेंसर मीडियम से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे मीडियम मेरा 1 है तो मैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 1 से डिफाइन करूंगी। मीडियम मेरा 2 है तो मैं इसको म्यू 2 से डिफाइन करूंगी। अब मैं आपको बता रही थी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा समझो कि जिस मीडियम की ज्यादा होगी, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या फिर कम होगा, बताओ, ध्यान से सोच के देखो। चलो बताती हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। The ability of medium to refract light is also expressed in terms of optical density. कितने अमाउंट से वो लाइट जो है डेविएट कर रही है अपने पार्ट से, उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन हमने पढ़ा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम इस चैप्टर में। दिस एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। जो इतनी देर से मैं आपको रेयर डेंसर बता रही थी, तो वो एक्चुअली में मीन करता है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है मेरा, जिसमें रुकावटें कम हो। ऐसा समझ लो मेरी जो लाइट है उसे एक इंसिडेंट होना है, किसी एयर से मान लो इंसिडेंट होना है। ठीक है, तो एयर में रुकावटें कम होंगी कंपेयर टू मेरा पानी। ठीक है, तो पानी को मैं ऑप्टिकली डेंसर बोल सकती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मेरा एयर। ठीक है, और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम को। ठीक है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी ही डिफाइन करता है किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग टू मीडिया, द वन विथ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर एंड द अदर विथ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले, 2 सेकेंड मान लो या 10 सेकेंड पहले ये सवाल पूछा था कि अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर मेरा मीडियम डेंसर है तो मेरी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मेरा मीडियम डेंसर है तो क्या, चलो एक मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, सॉरी नॉट डायग्राम। मीडियम अगर मेरा ऑप्टिकली डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है मतलब वो ज्यादा रुकावटें पैदा कर रहा है लाइट को ट्रैवल करने के लिए, तो अगर ज्यादा रुकावटें आ रही है लाइट को ट्रैवल करने के लिए, तो क्या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मतलब मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब होता है, कितनी रुकावटें हैं एक पर्टिकुलर मीडियम में जो रोक रही है लाइट को उसके थ्रू ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ना इसके क्वेश्चंस आते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो सारे बच्चे फंसते हैं। ठीक है, आप मत फंसना, बिकॉज यू आर स्टडीइंग इट विथ मी। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये चीज़ दिमाग में पूरा डाल दूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, आई गेस मैंने आपको थोड़ा सा ईजी कर दिया है समझने के लिए। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन of that takes place in given pair of media is expressed in terms of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना डेविएशन है लाइट में रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाने में, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड विद इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अभी मैंने आपको समझाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसकी स्पीड कम होती है।
तो अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो क्या आप पता कर सकते हो कि उसकी स्पीड, मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली यू कैन। आपको ऐसा लगता है ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, बट ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एट मेजर इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, ये मैंने आपको बता दिया। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद हाईएस्ट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू मैंने ये आपको बता दी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या फिर मेरा वैक्यूम, वो हमने फिक्स कर लिया है, उसको 1 मान लिया है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एयर या वैक्यूम में कोई ऑप्टिकल डेंसिटी है ही नहीं या फिर बहुत कम है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट only marginally less as compared to vacuum. It reduces considerably in glass or water. स्पीड जो है वो पानी या ग्लास में बहुत कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू जितना वो वैक्यूम या एयर में थी। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडिया एज गिवन बिलो। ये जितना भी कंफ्यूजन फैला रखा है ना, मैंने सबका सब आसान करके आपको बता दिया है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ जो आपने आगे पढ़ा था, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने जा रही हूँ। अब हम लोग हर चीज़ को ना रिलेट करेंगे। मैं आपको क्लास लैब पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमको मैथमेटिकल एस्पेक्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले हमें ऑप्टिकल डेंसिटी समझनी पड़ेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी से मैम मैंने क्या समझा कि कोई मीडियम कितनी रुकावट पैदा कर रहा है लाइट को उसके थ्रू ट्रैवल कराने के लिए। हाँ मैम, समझ में आ गया, हमें इतना समझ गए हम लोग। तो क्या कोई मीडियम अगर ज़्यादा रुकावटें पैदा करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी कि स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में घट जाएगी। आगे आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, जो ये कहता था आपसे, क्या कहता था आपसे स्नेल्स लॉ, कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और जब मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे स्पीड से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ v1 अपॉन v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ समहाउ, इफ इन एनी केस आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अभी तक समझ नहीं आया, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, रिपीट करके वापस देखो जो मैंने आपको हर वो चीज़ बताई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ओके, एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि μ2 बाई μ1 करना है या फिर μ1 बाई μ2 करना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन आओ करते हैं। कैसे करेंगे मैम? जैसे आप बोलो वैसे। सबसे पहले मैं ऐसा बोल रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। कंडीशन मैंने आपको दी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 1 की ज़्यादा है मीडियम 2 से। तो हम इसके बारे में क्या आंसर्स निकाल सकते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मुझे इससे पता चल सकती है, लेट्स सी। कितना ध्यान था आपका यहाँ पे? सबसे पहले तो मैम जब मैं बात करती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की, तो इक्वल्स टू एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, μ2 बाई μ1। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना था, 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये मुझे मिल गया मैम। अब मैंने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब मुझे ये बात पता चल गई है कि जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है,
ठीक है, तो μ2 की रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसे μ2 को ऊपर का दर्जा देंगे, μ1 को नीचे रहने देंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैम मुझे ये पता चल रही है, अगर ओडी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मेरी मीडियम 1 की ज्यादा है और ओडी जो है मेरी और ओडी जो है मेरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी कि जब ओडी बड़ी होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है, तो मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि जो मेरा μ1 है इस पर्टिकुलर केस में वो बड़ा है μ2 से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, चलो लिखो मेरे साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार आपको निकालना है मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 सच दैट कंडीशन आपको ये दी है कि मेरा जो मीडियम 2 है वो ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली देन मीडियम 1। ठीक है, तो क्या इसका आंसर मैं बिल्कुल आगे की तरह लिखूंगी। मैम आपने मुझे ये बात समझा दिया है कि जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, n12 लिखेंगे, म्यू तो इसको मैं n1 अपॉन n2 लिखूंगी। आगे भी यहाँ पे ऐसा कर लो, मैंने μ2 लिख दिया है, इसको ना दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाय द वे लेट मी से यू दिस स्मॉल थिंग। ठीक है, आप इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई नो इट्स लिटिल टाइम टेकिंग, बट इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझोगे तो ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि μ1 μ2 ये सब क्या होता है। ठीक है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी छोड़े बिना जाओ, आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो अगर आप टाइम दे रहे हो इन लेक्चर्स को तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। ओके, चलो बॉक्स बनाएं। ठीक है, अब मैम जैसा कि आपने मुझे ये बता दिया ना कि ओडी जो है मीडियम 2 की ज़्यादा है मीडियम 1 से, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि मेरा जो n2 है वो बड़ा हो जाएगा n1 से, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अगर हाँ चलो इतना रखो, ज़्यादा नहीं बोलती मैं, रहने दो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इतना सही है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऑफिशियली मूव ऑन कर सकती हूँ आपके ग्लास लैब तक। मैम आपको जो बोलना है बोलो, आप जो पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, आप मूव ऑन करने की बात मत करो बस। इट हर्ट्स, आप नहीं समझोगे मैम, बहुत 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 दुख होता है। ठीक है, मैं नहीं समझूंगी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको तीनों रिलेशन बता दिए। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, क्या इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर ये मेरा m1 है तो इसके लिए मैं इसको n1 लिखूंगी, इसके लिए n2 लिखूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूँ, और ये मेरा वापस से n1 हो जाएगा। क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है तो क्या मैं इसको n2 बाई n1 लिख सकती हूँ फॉर इंटरफेस 1। फर्स्ट इंटरफेस की बात अगर मैं करूँ तो सेकेंड इंटरफेस में देखो, यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस में क्या हो रहा है, वापस से मैं ऐसा लिख सकती हूँ साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू, अब देखो n1 बाई n2 आएगा। मैम क्या बोल रहे हो, साइन आर और साइन ई कहाँ से आ गया, दिखाती हूँ, सब्र करो, ध्यान से देखो। आपने ये चीज़ बहुत जब बच्चे थे तब आपको पता थी कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरा ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब मेरे इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये एंगल इक्वल आएगा इस एंगल के, मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। ये जो रे है इसे एमरजेंट रे बोलते हैं, जस्ट नाम दिया है बिकॉज ये तीसरी बार रिफ्रैक्ट कर रही है रे, इसलिए उसको एमरजेंट रे नाम दे दिया। और यहाँ पे ये मेरा जो है ये ई है। अब मैं जब कंपेयर करूँगी दोनों को तो क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि साइन ई अपॉन साइन आर इक्वल्स n2 बाई n1। मैंने क्या किया, बस दोनों बाजू रेसिप्रोकल कर दिया। अब मैं कंपेयर करूँगी इसको इसके साथ, क्या मेरा n1 बाई n2 बाई n1 दोनों में अब कॉमन हो चुका है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, लेट मी टेक अनदर पेज फॉर यू। कहाँ पहुँचे थे हम लोग,
यहाँ तक पहुँचे थे कि मैम आपने बता दिया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू मेरा हो चुका था n2/n1 विच वॉज इक्वल टू मेरा साइन ई अपॉन साइन आर। मैम अब मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ से इस बात को निकाल दूंगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स साइन ई अपॉन साइन आर। ये दोनों कट हो गए, आपका आंसर आपको मिल गया साइन आई इक्वल्स साइन ई। दिस इज योर लास्ट आंसर। जब एंगल्स मेरे इक्वल होते हैं तो लाइंस जो है मेरी पैरेलल होती है। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको ये प्रूव करना था कि जो मेरी इंसिडेंट रे है वो मेरी पैरेलल हो जाती है एमरजेंट रे से। ठीक है, क्या आपको क्या पूछा जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कि प्रूव करो कि जो मेरी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है मेरे एमरजेंट रे से। ऐसा मत बोलना मुझे कि मैम दिख रहा है ये तो, क्योंकि ये प्रूव करने का बाई चांस अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। चाहो तो याद करो, चाहो तो याद मत करो, इतना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपके पास बहुत कम समय है और आपसे याद नहीं हो रहा है तो मत करो, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। प्रीवियस ईयर कुछ 5-6 सालों में तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा, बट 10 सालों में डेफिनेटली क्वेश्चन था, तो बताना मेरा फ़र्ज़ था। कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए इस कोर्स में, तो हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको हर चीज़ बता दी जितना भी मेरे में नॉलेज था, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको सब कुछ दे दूँगी। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। पिछले 10 साल के ट्रेंड में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो एज अ टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको समझाऊँ। आप याद रख सकते हैं तो रखें, ज़रूर रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टाइम नहीं है डीमोटिवेट होने का, ये टाइम नहीं है कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ, बिकॉज देखो अब बहुत दूर आ चुके हो, अब पीछे जाने का कोई और रास्ता बचा नहीं है। अगर ये 2 महीने नहीं संभले तो फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट होगा। संभल जाओ, ठीक है। जो आपके टीचर्स, जिस भी चैनल से आप पढ़ते हो, आपके जो टीचर्स आपसे कहते हैं, रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को फॉलो करो। ऐसा समझो कि व्हेन दे आर गेटिंग व्यूज़, ठीक है, तो इस छोटी मोटी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी कि आप जो है आप उनका लेक्चर रोज़ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इट्स जस्ट अबाउट लॉयल्टी। आप अपने टीचर के साथ लॉयल हो, आप डेफिनेटली सक्सीड करोगे। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, टीचर की बोली हुई हर एक चीज़ मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। इफ़ यू डोंट नो, मैंने 95 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन माई साइंस एग्जामिनेशन। साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इनिशियली मैं कॉमर्स लेने वाली थी, बट मेरे टीचर ने मुझे इतने अच्छी तरीके से साइंस को समझाया कि आई फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूर ये पढ़ना चाहिए। साइंस इसीलिए मैंने नहीं चुना क्योंकि डिफ़िकल्ट है, इसलिए चुना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हो सकता है कि आपको साइंस नहीं पसंद हो, तो मैं ज़बरदस्ती तो आपको पसंद नहीं करा सकती, लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपका डर कम से कम हट जाए। ठीक है, कीप पुटिंग एफर्ट्स विद मी। ये सब इतनी सारी स्लाइड्स मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मुझे तो ये सब कुछ आता है। मैं चाहूँ तो एनसीईआरटी लेके आ जाऊँ, सब कॉपी पेस्ट करके आ जाऊँ। 4 घंटे लगते हैं मुझे एक स्लाइड को बनाने में। ठीक है, सो डू वन थिंग, आप उन स्लाइड्स को डाउनलोड करें और नोट्स बनाएं, हार्डवर्क करें मेरे साथ, तभी ही ये सब कुछ वर्थ इट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाता है, बिकॉज ये ना उन लंबी लंबी क्लासेस में पढ़ाया जाता है जहाँ पर दे डू हैव टाइम। बट मैं फिर भी ये अभी इस वक्त ना 3:30 AM हो रहा है, बट आई एम स्टिल शूटिंग सो दैट आई कैन डिलीवर समथिंग ग्रेट टू यू। सो मेरे एफर्ट्स मैटर करते हैं, साथ ही आपके भी करते हैं। सो कीप फॉलोइंग मी ऑन डेली बेसिस सो दैट आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आप कोई भी चीज़ मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करते हो, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कुछ 2 लाइन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ज़रा सा देख लो इसे।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का। फॉर एग्जांपल μ1 मेरा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वही मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पजेस एनी ग्रेटर मास। देखो डेंसर मीडियम मतलब डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग होती है। जब हम लोग नॉर्मल डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसी नहीं होती है। ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि जो जो ज़्यादा डेंसर नहीं हो मीडियम, वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर हो। इसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, केरोसिन हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेसर देन वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स या फिर 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एंड माई फेवरेट पार्ट, स्पेरिकल मिरर्स। कोशिश करूंगी आधे घंटे में कंप्लीट करने की इसको। आधा घंटा मतलब 40 मिनट हम लोग दे चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक की हर चीज़ को। अब आधे घंटे में हम लोग इसे कंप्लीट करने का चैलेंज लेते हैं। ठीक है। ओके। कल जैसे मैंने आपको बताया था एक बड़ा सा स्फीयर होता है जिससे काटा जाता है उन मिरर्स को। सिमिलरली बड़े से स्फीयर से ही काटे जाते हैं लेंसेज भी। बस फ़र्क इतना होता है कि कल हम लोग सिल्वरिंग कर रहे थे, आज हम लोग सिल्वरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैंने यहाँ से एक पार्ट को काटा, यहाँ से एक पार्ट को काटा, दोनों को जोड़ के एक तो ये ड्राइंग बना दी, दूसरे को जोड़ के ये ड्राइंग बना दी। ठीक है। आपका साइन कन्वेंशन टोटली उल्टा हो जाएगा यहाँ से, सो फोकस कर लेना। ठीक है। ये मेरा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है। ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर लेंस में जो रेज है वो मीट कर रही है। अरे रेज जो है मीट कर रही है, तो क्या मैं इसे कन्वर्जिंग बोल सकती हूँ? और यहाँ पे रेस जो है एक दूसरे से बिछड़ी हुई हैं, दूर जा रही है, ज़बरदस्ती हम इन्हें मिला रहे हैं, क्या इसे मैं डाइवर्जिंग कह सकती हूँ? याद करो कल जब मैंने पढ़ाया था तब सिचुएशन बिल्कुल इसकी उल्टी थी। ठीक है। अब मैं बिफोर गोइंग फर्दर एक ग्लांस दे देना चाहती हूँ आपको आपके इसका किसका वेट बताती हूँ, शब्द नहीं मिल रहा है, वेट, साइन कन्वेंशन का। ओके, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू नो वॉट यू वॉन्ट टू से बट यू कांट फिट इट। आपको पता है आप क्या बोलना चाहते हो बट आपको शब्द नहीं मिलते। तो बस बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। ठीक है। ओके, चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कल जैसे हर डिस्टेंस हम लोग पोल से ले रहे थे, आज हम लोग सारे के सारे डिस्टेंस लेंस से लेंगे। लेंस के सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल। अरे ऑप्टिकल कहाँ बोलते हैं, इतना ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी हो गया है ना दिमाग में पढ़ा पढ़ा के कि अब इसको भी मैं ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रही थी। ठीक है। ये मेरा होता है ऑप्टिकल सेंटर, नॉट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है। सो लेंस के दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर होता है 2f1। कल मैंने आपको बताया था कि रेडियस जो होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, और रेडियस जो है वो कर्वेचर के पॉइंट से आपके मिरर तक के पॉइंट का डिस्टेंस था। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह इस बार मैं 2f1 को कंसिडर करूंगी। ये मेरा f1 हो गया, यहाँ पे मेरा f2 होता है और यहाँ पे मेरा 2f2 होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो भी डिस्टेंस हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के में लेंगे वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेंगे वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में लेंगे वो नेगेटिव होगा, और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में लेंगे नेगेटिव होगा। ठीक है। कहाँ से देखने सारे डिस्टेंसेस? ऑप्टिकल सेंटर से। आई वॉन्ट रिपीट दिस,
डायरेक्टली मैं केसेस पे आ रही हूँ, ठीक है। और देखो ये केसेस ना मैं लिख के आई थी बट मैंने मिटा दिए सो दैट मैं आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जितने व्यूज़ आए, अगर मुझे उतने लाइक्स नहीं मिले तो मैं क्या ही कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आजकल भगवान हो गए। ओके देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे तो मुझे F2 पे इमेज मिल रही थी। ये इसका जो नेचर है वो रियल इन्वर्टेड होता है, ये जो होती है हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यू मेरा ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस पर्टिकुलर केस में मैं ऑप्टिकल डिस्टेंस के राइट हैंड साइड जा रही हूँ, यानी पॉजिटिव एक्सिस में जा रही हूँ, तो मेरी जो इमेज है वो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज जो मेरी नेगेटिव बनेगी, क्या रीज़न है नेगेटिव होने का, रियल और इन्वर्टेड है, मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हूँ, इसीलिए ये ऐसे बनेगी। इसीलिए साइन कन्वेंशन मैंने दोबारा से बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ रखा है, इन्फिनिटी बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 के। जब हम लोग कनकेव के केस में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम लोग रखते थे तो इमेज मेरी कहाँ बनती थी, इमेज मैम मेरी बनती थी कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरफ बन रही है इमेज F2 बिटवीन F2 बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। हाइट इसका नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, अभी भी ये डिमिनिश्ड है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव नहीं होती, डिपेंड्स अपॉन आप किस डायरेक्शन में जाके देख रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस, आपके तो जितने केसेस है रियल एंड इन्वर्टेड में हर कोई केस नेगेटिव है मोस्टली, ठीक है। और वर्चुअल इमेज भी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस थे, ये कन्वेक्स और कनकेव लेंस के मिरर, ध्यान देना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि मैं इस तरफ जा रही हूँ जहाँ पे मेरा नेगेटिव वाई लाई करता है तो ये मेरी नेगेटिव है, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव होता है। वी देखो, वी के लिए मैं ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही हूँ तो वी मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, एट 2f1 पे। इमेज कहाँ मिलेगी, 2f2 पे, सेम साइज की होगी, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों, हम नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इमेज के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरी इमेज जो है पॉजिटिव बनेगी, यू हमेशा नेगेटिव होते हुए। और नज़दीक लाया मैंने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन 2f1 एंड f1 के। ये वही केस है जो कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे, जब हमें मिलती थी बियॉन्ड सी मिलती थी इमेज, वहाँ पे यहाँ पे मिलेगी बियॉन्ड 2f2 पे। नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे नेगेटिव है, वी भी यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा मैंने, F1 पे रखा, अब इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी किस तरफ, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। नेचर कैसा होगा इसका, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। जब हम लोग कनकेव मिरर की बात करते थे ना, या फिर किसी भी मिरर के केस की, जब कभी भी रियल इमेज आती थी तो हम बिना सोचे समझे पुट कर देते थे आपकी नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते। दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू, वहाँ जाके पहले साइन कन्वेंशन सीख के आना, इसीलिए बोल रही थी चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। एंड अगेन, अगर साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, मिरर लेंस का क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जो समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझो और फॉलो करो मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज इस केस में नेगेटिव है और वी अभी भी पॉजिटिव है। याद करो, वी कनकेव मिरर के
कॉन्टेक्स्ट में हमेशा नेगेटिव आता था, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बहुत नज़दीक ला दिया। याद है सिक्स्थ केस, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल है, वहाँ पर भी एक्सेप्शनल था। सिक्स्थ केस में वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती थी, यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के। इमेज कहाँ बन रही है, बताओ कहाँ बन रही है, बिहाइंड 2F2 के, सॉरी 2F1 के, सेम साइड बन रही है, ठीक है। ध्यान से देखो इस बार, अच्छा चलो मैंने नेचर लिख लो, एनलार्ज होगी, इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे देखो ऊपर की साइड जा रही हूँ मैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, यहाँ पे u नेगेटिव है। v कैसा आएगा मेरा, क्योंकि मैं नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही हूँ v के लिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो v भी मेरा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न कर लेना। ओके, ये मैं लिख के लेके आ गई हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता था कि साइन कन्वेंशन में आपको कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो पढ़ा ही दूंगी, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट मैंने एट इन्फिनिटी पे रखा है और पोजीशन ऑफ इमेज मेरी एट एफ है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश बन रही है। इफ़ यू रिमेंबर मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा था कि जो इमेज बन रही थी वो हमेशा डिमिनिश्ड और आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। यहाँ पे कनकेव के केस में ऐसा है, कनकेव लेंस के केस में ऐसा है कि जो इमेज बन रही है वो हमेशा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश बन रही है, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में रख दिया, वहां पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते थे, यहाँ पे एफ और ओ के बीच में बनेगी, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन लेके आया है हर एक मिरर का। प्लीज़ डू लर्न इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द सेशन इफ़ यू लाइक इट, एंड ऐसा मत करो यार कि 50-50 लोग देख के जा रहे हैं और कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, यू आर सपोज टू लाइक इट एंड दिस इज़ एन ऑर्डर। ओके, ध्यान से देख लेना केसेस को, और इस वाले टेबल को मैंने आपसे कहा था कल कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के मैं करवाऊंगी साइन कन्वेंशन। कल भी हमने टेबल बनाया था पूरा सबका साइन कन्वेंशन केस के साथ, आज भी मैंने आपको टेबल बनवा दिया है सारे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर का। सो इसे लर्न करके जाना बाय हार्ट, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता था, लेंस फॉर्मूला में ये माइनस आ जाता है बीच में। मैंने कैसे याद रखा था, लेंस में हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही है, ठीक है, हर चीज़ उल्टी हो रही है जो मिरर में हो रही थी, इसलिए यहाँ पे जो है 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। और एल्स आप कैसे याद रख सकते हो, सिर्फ मिरर फॉर्मूला याद रख लो, लेंस का फॉर्मूला उससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का भी देखो, यहाँ पे मिरर में माइनस की साइन होती थी, लेकिन लेंस के केस में माइनस की साइन नहीं होती है। प्लस एक नया हमारा जुड़ा है, पावर जुड़ी है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है मेरा, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स फोकसिंग देम क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग लेंस है तो वो क्या करता है, छोटी इमेज को भी बड़ा करके बता देता है, ठीक है। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। concave lens is very short in focal length, causes higher divergence than one with longer focal length, ठीक है, as simple as that। कल जो मैंने आपको बताया था कि क्यों रेयर व्यू इमेज में मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो छोटी इमेज को भी बड़ा बना सकता है, ठीक है। क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर था। यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो क्या करेगा, बड़ी इमेज को छोटी करा सकता है, क्यों, डिमिनिश बनती है हमेशा, ठीक है। कल का याद है सेशन, कल क्या किया था, कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था, क्या करते थे, बाजू में रखते थे, वो क्या करता था, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो जो बाहर से ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े भी थे उसे छोटा छोटा करके आपके मिरर में बता देता था। आपकी महबूबा अगर पीछे से आ रही हो तो आप उसे दूर से देख सकते थे। आपके मिरर में ये चीज़ लिखी होती है, पता है, ऑब्जेक्ट्स आर अपियरिंग अ क्वाइट नियरर टू वॉट दे आर रियली देयर, ठीक है, जितना वो जितनी दूर है उससे थोड़ा सा नज़दीक दिख रहे हैं, ठीक है।
डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस भी कहते हैं पावर ऑफ लेंस को। अचीव बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है पूरी लेके आई हूँ, इसको लर्न करके जाना। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और इसका जो ये होता है, क्या होता है यूनिट, वो डायोप्टर होता है। ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकती हूँ आपके लिए, जस्ट बिकॉज कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं। दैट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड आप लोग जो भी कमेंट्स में मुझे रिव्यूज़ लिखते हो, आई डेफिनेटली फॉलो इट। तो अगर आपको आज के सेशन में भी कोई पार्ट क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बता देना आपको क्या क्लियर नहीं हुआ है। तो कल जब एनसीईआरटी कराऊंगी लाइन टू लाइन, तो उधर मैं क्लियर करा दूंगी। ठीक है, लेट्स रब इट। आपको एक और पावर ऑफ लेंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी है, उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेंस के मामले में। कनकेव कन्वेक्स मिरर के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। लेंस पे वो लोग बच्चों पे भरोसा करते हैं, केस बेस्ड डायरेक्टली पूछ लेंगे। कल जैसे मैंने आपको करवाया था ना, यू दे दिया वी पूछ, यू एफ दे दिया वी पूछ लिया, ठीक है, यू वी दे दिया एफ पूछ लिया, तीनों में से किसी एक को गायब करेंगे फिर पूछ लेंगे। वही सेम क्वेश्चन मैग्निफिकेशन ढूंढ के आप निकाल देना कि उसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड किस तरीके का होगा ये आप निकाल दोगे। ठीक है, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर्स। लेट अस से पावर 2 डायोप्टर थी मेरी, लेंस प्रिस्क्राइब वॉज कॉन्वेक्स। ठीक है, जब पावर जो है पॉजिटिव होती है ना, तो वो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और जब पावर नेगेटिव होती है ना, तो वो कनकेव लेंस की होती है। ठीक है, द फोकल लेंथ इज दिस, आपको P दे रखा है, दैट इज पॉजिटिव 2.0 डायोप्टर, ओ रहने देते हैं, सिर्फ 2 डायोप्टर लिख सकते हैं, 2 डायोप्टर। F दे रखा है आपको 0.5 मीटर्स। द लेंस ऑफ पावर -2, दूसरा लेंस है, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, जिसकी पावर आपको दे रखी है -2.5 डायोप्टर। क्योंकि ये -2.5 डायोप्टर है, आप समझ गए कि ये कनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है -0.4 मीटर। द लेंस इज कनकेव। ठीक है, ये मैं आपको एक नया कंसेप्ट लेके आई थी आपके लिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये मैंने कुछ खुद से क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एफ दिया है, यू ढूंढना है, एम ढूंढना है, वी दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, 1/v आपको 1/10 दिया है। ठीक है, कनकेव लेंस है, कनकेव में मैंने ऐसे याद रखा था कि सब कुछ नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप पहले नोट्स जाके ये देख लोगे, देख लो कनकेव में वी मेरा नेगेटिव है। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। मैंने ऐसे याद रखा था कि कनकेव में सब कुछ नेगेटिव होता है। ठीक है, 1/10 माइनस में आएगा। ठीक है, फिर 1/u इक्वल्स 1/u इक्वल्स 1/-15। ये इस तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव में है, ये यहाँ पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये ऐसे प्लस में आ जाएगा, -15 प्लस 1/10। मैं सॉल्व नहीं करा रही बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर भी कमेंट डाउन करो। ओके, लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ मैं एक आध दो क्वेश्चन तो छोड़कर ही जाती हूँ आपके लिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट इट डाउन। लेट्स सी कितने बच्चे ऑनेस्टली कमेंट डाउन करते हैं। इफ आई एम गेटिंग 50 व्यूज एंड नो वन इज कमेंटिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, चलो ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देख लेना, साइन कन्वेंशन अभी भी कह रही हूँ, याद नहीं है पिछला वो टेबल जाके पहले लर्न करो। फोकल लेंथ कन्वेक्स की कैसी थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी। देखो भरोसा नहीं है तो देख लो, आपको मुझ पे जब जब भरोसा नहीं है ना, आपको ये खोल के देख लेना है। देखो एफ पॉजिटिव, वी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, और एच तो हमेशा, एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एच आई पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है,
रियल एंड इन्वर्टेड केस, कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होते थे हमेशा, तीनों के तीनों केस। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। लेकिन जब कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड वाले। ठीक है, उल्टा हो जाता है सब कुछ, प्लीज थोड़ा सा याद करके जाना। ओके, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर्स दे रखी है। यू आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स। आपको एम निकालना है बेसिकली। ठीक है, पोजीशन यानी कि वी निकालना है, नेचर आपको एम से पता चल जाएगा। लेट्स सी, एच आई भी निकालनी है आपको, एक तो मैं करा ही सकती हूँ आपको। ठीक है, यू नेगेटिव में है, 1/v इक्वल्स 1/f प्लस 1/u। कुछ नहीं किया, खाली u को मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, 1/v इक्वल्स। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग किसी एक चीज को ना गायब कर देंगे। ठीक है, 1/v इक्वल्स 1/10 माइनस 1/15। ओके, 1/v इक्वल्स, निकाल दिया है ना साइन तो ओके, तो 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 150। तो 1/v equals 15 minus 10 is 5/150, 30। v इक्वल्स टू मेरा पॉजिटिव में 30 सेंटीमीटर्स आ रहा है। देखो मैंने खुद से कुछ नहीं किया है, v अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है। जब मैं साइन कन्वेंशन को याद कर लूंगा मैम या कर लूंगी, मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि जब मेरा v पॉजिटिव में आ जाएगा ना, तो मतलब मेरा आंसर करेक्ट आया है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में v मेरा पॉजिटिव होता है। चलो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। इन केस ऑफ लेंस v बाई यू होता है। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लें, आसान लग रहा है मुझे तो। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है भाई, 30, और v क्या है, अरे v 30 है, u क्या है, -15। आंसर देखो -2 में आ रहा है। ठीक है, ओके, इमेज, एक सेकेंड ना, जब आपको कन्वेक्स लेंस बोला है ना, तो m नेगेटिव में नहीं आ सकता। मैंने ये क्वेश्चंस खुद से बनाए थे, तो ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की थी। तो आप m मत निकालो, ऐसा करो आप डायरेक्टली ना हाइट ऑफ इमेज निकाल दो, आपको उससे भी नेचर पता चल जाएगा। ये मुझे ना एज सच बहुत अमेजिंग क्वेश्चन दिखा नहीं लेंस का कुछ, और अगर है भी ना तो वो बहुत लंबा है। इट विल टेक 15 मिनट्स फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट सिंगल क्वेश्चन। 15 तो नहीं, बट कम से कम 7-7 मिनट के 2 क्वेश्चन तो मैं करा ही सकती हूँ। ठीक है, सो वैसे टाइप के तो मैं अलग से ही बनाऊंगी, आई कांट ऐड इट इन थियरी। सो अभी के लिए इतना पढ़ लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिव में दे रखा है, कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर्स है। मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया, तो बाई चांस मैं ये नहीं देख पाई कि मैग्निफिकेशन आपको देना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, हो जाता है। यहाँ से देखो ये आ रहा है -2। ठीक है, -2 इक्वल्स 2/hi। तो hi मेरा आ रहा है -1। यहाँ से मुझे हाइट ऑफ इमेज मिल गई, नेचर पोजीशन मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, कैंडल फ्लेम वाला क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज। लेट्स सी, एन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम, ये PYQ है। ठीक है, An image of candle flame is placed at a distance of 30 cm from spherical lens। ये नहीं बताया गया है कि spherical lens कौन सा लिया है। U तो मेरा हमेशा नेगेटिव होगा। is formed on screen on placed on other side of the lens। distance उसका दे रखा है मुझे 60। ठीक है, from the optical center of the lens। Identify the type of lens and calculate its focal length। आपको F ढूंढना है। If the height of flame is this, then find the height of image। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ फ्लेम मान लो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, वो तो मैग्निफिकेशन से निकल जाएगी। अभी मेरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैं ये जानूँ कि मेरा कन्वेक्स लेंस है या फिर कनकेव लेंस है। ठीक है, ठीक है,
क्या बोल रही थी मैं आपको, ये मैंने आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये हमें ढूंढना है कि स्फेरिकल लेंस आखिर कौन सा है। तो ध्यान से देखो, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन आपसे ऐसा कह रहा है कि फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, एक ऐसी स्क्रीन पे इमेज बन रही है दैट इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, इसीलिए मेरा v जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरा कनकेव मिरर है ये। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कनकेव मिरर और कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के भी देंगे, और कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के भी देंगे। जब आपको बताया नहीं होगा कि मिरर या स्फेरिकल लेंस कौन से टाइप का है, तो आप क्या करोगे, अगर ऑपोजिट साइड में बन रही है इमेज इस पर्टिकुलर लेंस के केस में, तो वो लेंस कनकेव लेंस है। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। यू मिल गया, वी मिल गया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चलो जल्दी जल्दी पुट करके आंसर लाते हैं। इक्वल्स 1/f, 40 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी इस पार्ट को भी। 30 मिनट्स बोला था, 40 मिनट हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी। आपका फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से छोड़ते से, ठीक है। तो 1/60 प्लस 1/30 इक्वल्स 1/f था। एलसीएम निकालना नहीं आता तो ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 + 2 अपॉन नीचे 60 हो जाएगा, इक्वल्स 1/f। खबरदार जो इसको और इसको प्लस करके आओ एग्जाम में, ठीक है। आपकी मम्मी का तो पता नहीं, मुझे अगर कभी मिल गए ना तो मैं मार दूंगी आपको। तो 3/60 इक्वल्स 1/f मिल रहा है मुझे, तो f मुझे मिल रहा है 20 सेंटीमीटर्स। ओके, f मिल गया है। v और u दिया है, m ढूंढ लेते हैं। m होता है v/u, सो m इक्वल, अरे एक मिनट, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी तो सही था, वेट। v मेरा 60 है, सो सॉरी, सॉरी अगेन, 60/30, ठीक है। तो m -30 आएगा, तो m इक्वल्स -2। आगे वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो भी करेक्ट है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी तो आ सकती है ना, डेफिनेटली आ सकती है। मैंने आपका यहाँ से मिटा दिया था कहीं से, तो मैंने ये कहा था कि हाँ यहाँ पे मैग्निफिकेशन खोज ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्निफिकेशन कैन कम इन नेगेटिव। और ऐसा नहीं होता है, कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। रियल एंड इन्वर्टेड में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट में क्या होता है, जाके अभी अभी याद करो, ठीक है, वो टेबल। इक्वल्स -2 आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में भी। ओके मैं गलत हो ही नहीं सकती, मेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आई शुड हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ अ बिट मोर। एम मिल गया, एफ मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 2 सेंटीमीटर है ना, मैंने ही तो दी अभी अभी, हे 2 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल -2 कर दो। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैम, m इक्वल्स HO/HI, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये देखो HI इक्वल्स टू अगेन मुझे -1 मिल रहा है। ऐसा कमेंट में मत बताना कि सेम क्वेश्चन दिया है मैम आप दोबारा करा रहे हो। ऐसा है कि मैं आपको बता रही थी कि दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें वो आपको डिफाइन ही नहीं करे कि लेंस कौन से टाइप का है, ऐसा सेम मिरर के केसेस में भी आता है। आंसर, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की पावर खोजनी है फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जब मैं कन्वेक्स लेंस की बात करती थी तो राइट हैंड साइड नीचे बनती थी जो कि नेगेटिव थी, ठीक है। तो मतलब v मेरा कुछ तो आएगा जो नेगेटिव में आएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। u आपको दे रखा है नेगेटिव, तो m इक्वल्स v/u लगा के आप पहले v खोज लो। तो m इक्वल्स, आपको पावर भी खोजनी है, ठीक है। m इक्वल्स v/u के लिए v अपॉन, अच्छा m की वैल्यू रख ही देते हैं, m इज माई -1, v को v रहने दो, u की जगह लिखो -20, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा। v पॉजिटिव भी आता था, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक गलती क्वेश्चन में है,
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, m नेगेटिव नहीं आएगा। अगर v आपका सोच लो पॉजिटिव में आ रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं हो सकती ना, ठीक है। m इक्वल्स v अपॉन u, m क्या था मेरा -1 मल्टीप्लाई बाय -20, तो ये मेरा v आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर्स, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं, ठीक है, सही तो बोल रही हूँ मैं, कुछ गड़बड़ बोला क्या? कमेंट डाउन करोगे क्या गड़बड़ बोला? ये भी तो हो सकता है कि मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि आपको कितना आता है नहीं आता है। मैंने आपको बोला था वीडियो पॉज करके जाके लर्न करो, आपने किया कि नहीं किया? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको आगे जब मैं केसेस डिस्कस कर रही थी, मैंने आपको ये बताया था कि रियल एंड इन्वर्टेड जब लेंस की बात करते हैं तो मेरा v पॉजिटिव आता है, उल्टा हो जाता है सब कुछ। रियल एंड इन्वर्टेड जब मिरर की बात करती थी मैं कनकेव, तो वो नेगेटिव आती थी। रियल एंड इन्वर्टेड जब मैं लेंस की बात करूंगी तो वो पॉजिटिव आएगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट जब मैं मिरर की बात करती थी तो वो पॉजिटिव आती थी। वर्चुअल एंड इरेक्ट जब मैं लेंस की बात करूंगी तो वो नेगेटिव आती थी। कब नेगेटिव आती थी मैम? 6th केस में, जहां मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ता था ऑप्टिकल सेंटर से, ताकि मेरी जो इमेज है वो मुझे नेगेटिव मिले। वो एक ही केस था जहां कन्वेक्स की नेगेटिव इमेज आती थी, बाकी सारी इमेज कन्वेक्स की पॉजिटिव थी, केस 1 से लेके केस 5 तक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट एंड दिस इज हाउ आई कंफ्यूज माई स्टूडेंट्स। आप लोग मुझे देख पा रहे हो बट मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही, ठीक है। सो ऑफलाइन में तो बहुत मज़ा आता है, ऑफलाइन में तो बहुत गजब मैं कंफ्यूज करती हूँ स्टूडेंट्स को। v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर मिल गया, पॉजिटिव ही आना चाहिए था। रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव बनती है, ठीक है। v मुझे पॉजिटिव मिल गया, फिर u देखो मेरा नेगेटिव में क्या था, u था -20, ढूंढना क्या है, f ढूंढना है, तो आप लगा दो फॉर्मूला। अगर आपने यहाँ पे साइन की गड़बड़ करी ना, अगर आपने 20 का 20 लिख दिया या फिर इसको माइनस ले लिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, पूरा आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीख लो। अगर मैं कह रही हूँ आपको कि आप उस टेबल को पॉज करके लर्न करो तो प्लीज़ कर लिया करो, ठीक है। और मैं आपको इस तरीके से कंफ्यूज करते रहूँगी ताकि आप कमेंट सेशन में ये बताओ कि मैंने क्या गलती करी और आप उसे सुधारो, ठीक है। तो ये 2/20 आएगा, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बेस सेम है, इक्वल्स 1/f, तो f इक्वल्स मुझे 10 सेंटीमीटर्स मिल रहा है। ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर f मेरा 10 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है, अगर मुझे p ढूंढना है तो मैं क्या करूँगी, p इक्वल्स मेरा 1/f होता है, तो p इक्वल्स 1/10 हो जाएगा, तो p मेरा मिल जाएगा मुझे 0.1 सेंटीमीटर। क्या मैंने आपको आगे एक कंसेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव आता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू चेक आंसर्स। पॉजिटिव नेगेटिव जान के आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स जो है सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल सेशन, आई होप दैट। एंड सॉरी मैंने छींक खा ली 2 बार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई एम शूटिंग राइट नाउ एट 3 AM एंड इट्स सो कूल ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो कंसिस्टेंटली मुझे ज्वाइन करते आ रहे हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।